ने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन रेड बटरफ्लाई से बचते हुए अचानक से ही टेलीपोर्ट होकर थर्ड फ्रेगमेंट के अंदर आ चुका था, जहाँ पे उसकी नजर लेजेंडरी बीस्ट मैंशन के ऊपर पड़ती है। लेकिन क्योंकि वहां तक जाने में बहुत ही ज्यादा खतरा था, तो इसलिए वांग लिन वहीं पे रुककर लुओ सोर्ड साइड के कुछ डिसेबल्स के आने का इंतजार करता है। और उसका ये इंतजार 3 दिनों में ही खत्म हो गया था, क्योंकि अचानक से ही 3 दिनों बाद लुओ सोर्ड साइड के 2 डिसेबल्स सेलेस्टियल टायर की तलाश में वहां पे आ पहुंचते हैं, जिनका पीछा करते हुए वांग लिन भी वहां पे उस मैंशन के अंदर चला गया था। लेकिन जब वो लोग उस सेलेस्टियल टायर के पास पहुंचते हैं, तो वहां पे मौजूद लाखों की तादाद में मौजूद सेलेस्टियल एनर्जी ने उनके ऊपर ही हमला कर दिया था, जिनसे बचने के लिए सीनियर डिसेबल अपने जूनियर डिसेबल जियानजोंग की जान देना चाहता था। लेकिन जियानजोंग ने वहां पे बहुत ही चालाकी के साथ उल्टा अपने सीनियर डिसेबल को ही वहां पे फंसा दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां देखते हैं कि काफी सारे सेलेस्टियल एनर्जी वॉर्म्स वहां पे जियानजोंग का पीछा कर रहे थे, जिनसे बचते हुए जियानजोंग वहां पे बहुत ही तेजी के साथ भाग रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन, जिसने वहां पे अपने साथ साथ अपनी एनर्जी को भी सील कर रखा था, वो एनर्जी वॉर्म्स तो उसे वहां पे महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सारे के सारे एनर्जी वॉर्म्स वहां पे बेचारे जियानजोंग के पीछे ही पड़ चुके थे, जो देखकर लिंगजू वहां पे अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर आपका ये आइडिया तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल का है, कभी कभी तो आप मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर देते हो। लेकिन अभी लिंगजू वहां पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से उन लोगों की नजर वहां पे एक बहुत बड़े सेलेस्टियल एनर्जी वॉर्म बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बड़ा दिखाई दे रहा था। और उसके साइज को देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन सभी एनर्जी वॉर्म्स का किंग हो। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसे भी वहां पे वांग लिन के बारे में पता नहीं चल पाता, इसलिए वो भी वहां पे बाकी एनर्जी वॉर्म्स की तरह सीधा जियानजोंग के पीछे ही निकल जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर वांग लिन वहां पे जल्दी से वापस पलटते हुए उसी सेलेस्टियल टायर की तरफ जाने लगा था, जिसके आसपास उन सभी सेलेस्टियल एनर्जी वॉर्म्स ने अपना घर बना रखा था। और वहां से जाते हुए वांग लिन भी अपने मन में यही कह रहा था कि मैं भी अकेला यहाँ पे एक साथ इतने ज्यादा एनर्जी वॉर्म्स का मुकाबला नहीं कर सकता। और ऊपर से वो ब्लैक एनर्जी वाला वॉर्म बीस्ट तो और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, जिन्हें अगर यहाँ पे मेरे होने का एहसास हो गया तो मेरे लिए यहाँ पे काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं जितना जल्दी हो सके उस सेलेस्टियल टायर को लेते हुए यहाँ से निकल जाओ। और यही सब सोचते हुए वांग लिन वहाँ पे जल्दी से उसी सेलेस्टियल टायर वाली जगह पे आके आता। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे पहुंचता है, तो वांग लिन वहाँ पे एक भी पल गवाए बगैर अपनी स्पिरिचुअल हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही वहाँ पे उस सेलेस्टियल स्वॉर्ड को लेने की कोशिश करता है, तो अचानक से वहाँ पे एक बैन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसने वांग लिन के स्पिरिचुअल हैंड को भी डिस्ट्रॉय करते हुए वांग लिन को भी वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल दिया था। और उसी के साथ साथ उस सेलेस्टियल टायर के चारों तरफ वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना दिया था, जिसे देखकर वांग लिन भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए खुद से ही कहता है, अरे नहीं यार, ये तो एक सेलेस्टियल बैन फॉर्मेशन है, जिसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर पाना मेरे लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। और अगर इसे मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए बैठता हूँ तो मुझे यहाँ पे काफी समय लग सकता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बैन फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही उस ब्लैक एनर्जी वॉर्म वाले बीस्ट को भी वहाँ पे एहसास हो चुका था कि कोई उनके सेलेस्टियल टायर को लेने की कोशिश कर रहा है। और ये एहसास होते ही उस ब्लैक बीस्ट ने अचानक ही वहाँ पे गुस्से के साथ वापस अपने नेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि वही तो उस जगह का गार्डियन था। और आप तो जानते ही है कि बीस्ट अपने टायर्स की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक भी दे सकते हैं। और ऊपर से जैसे वो ब्लैक बीस्ट वहाँ पे अपने नेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू करता है, तो वांग लिन को भी वहाँ पे एहसास हो चुका था कि वो एनर्जी वॉर्म्स वापस अपने नेस्ट की तरफ आ रहे हैं, जिनसे बचने के लिए वांग लिन भी जल्दी से वहाँ पे बिना बैन फॉर्मेशन के पड़े हुए एक टायर को उठा लेता है, जो कि नीचे जमीन पे ऐसा ही पड़ा हुआ था। जिसे उठाने के बाद वांग लिन जल्दी से वहाँ से भागने भी लगा था। और वांग लिन के जाते ही वो ब्लैक बीस्ट भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि जैसे वहाँ पे अपने सभी टायर्स को चेक करता है, तो उसे एक टायर वहाँ पे मिसिंग दिखाई देता है, जिसके चलते उसका गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गया था। और वो जल्दी से वहाँ पे अपने उसी टायर की एनर्जी का पीछा करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वांग लिन के पीछे ही निकल गया था। हालांकि वांग लिन ने वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को छुपा रखा था, लेकिन वो बीस्ट लगातार फिर भी उसका पीछा कर रहा था, जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि यहाँ पे मैंने पूरी तरह से अपनी प्रेजेंस को छुपा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने ये बीस्ट मेरा पीछा कैसे कर पा रहा है, ये तो मेरी भी समझ से बाहर है। लेकिन वांग लिन ये बात कहा चाहता था कि वो बीस्ट तो उसके हाथ में पकड़े हुए टायर की एनर्जी का पीछा करते हुए उसके पीछे आ रहा है। लेकिन क्योंकि वांग लिन को इस बात का एहसास नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे उस बीस्ट से पीछे छुड़ाने के लिए वहाँ पे उसके लिए कोई ट्रैप बिछाने का सोचने लगा था। और इसी बारे में सोचते हुए अचानक से ही वांग लिन को वहाँ पे एक आइडिया आता है, जिसके चलते वांग लिन ने जल्दी से वहाँ पे अपनी 5 वंडिंग सोल्स को बाहर निकाल लिया था, जिन्हें उसने वहाँ पे 5 अलग अलग दिशाओं में भेज दिया था। और खुद उसी तरह से वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ भागने लगा था। जबकि हम देखते हैं कि वांग लिन का ये आइडिया वहाँ पे काम भी कर जाता है, क्योंकि वो ब्लैक बीस्ट अचानक से ही वहाँ पे अपने एनर्जी वॉर्म्स के साथ वांग लिन का पीछे छोड़ते हुए उन वंडिंग सोल्स के पीछे निकल गया था, जो देखकर तो वांग लिन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वांग लिन को अब वहाँ से बाहर निकलने का आइडिया मिल चुका था। इसलिए वांग लिन आगे बढ़ते हुए अपनी वंडिंग सोल्स को बाहर निकालकर उन्हें वहाँ पे चारों तरफ फैलाते जा रहा था। और खुद वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ इस मौके का फायदा उठाकर उस लेजेंडरी बीस्ट मैंशन से बाहर निकलने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ब्लैक बीस्ट अपने एनर्जी वॉर्म्स के साथ लगातार वहाँ पे उन वंडिंग सोल्स को मारे जा रहा था। लेकिन वो वंडिंग सोल्स थी कि वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्हें हर एक मोड़ पे 5 से भी ज्यादा वंडिंग सोल्स दिखाई दे रहे थे, जिन्हें खत्म करते करते अब उस ब्लैक बीस्ट के साथ साथ उसके एनर्जी वॉर्म्स भी वहाँ पे थक
चुके थे, इसलिए वो वहाँ पे उन वर्निंग सोल्स को छोड़कर वहाँ से वापस जाने का डिसाइड करते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे वापस अपने नेस्ट की तरफ पलटते हैं तो वांग लिन भी वहाँ पे चैन की सांस लेता है, क्योंकि वो उन सेलेस्टियल एनर्जी वॉर्म से बचने में सक्सेसफुली वहाँ पे कामयाब हो चुका था। और बेचारा लिंग जू जिसकी जान वहाँ पे हलक में अटकी हुई थी, वो भी वहाँ पे बचने के बाद चैन की सांस लेते हुए कहता है, शुक्र है उन एनर्जी वॉर्म्स ने हमारा पीछा छोड़ दिया, वरना मुझे तो लगा था इसी लेजेंडरी बीस्ट मैंशन के अंदर ही हमारी कब्र बनने वाली है। शुक्र है वो वर्निंग सोल्स हमारे साथ थी, वरना अब तक तो हम लोग यहाँ पे भाग ही रहे होते। उन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये कहकर लिंग जू वहाँ पे डरने की नौटंकी करते हुए उन वर्निंग सोल्स का शुक्रिया अदा करने लगा था। हालांकि वो खुद भी उन वर्निंग सोल्स को खाने की तरह देखता था, लेकिन अभी लिंग जू वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से ही वांग लिन को वहाँ पे एहसास हो जाता है कि कोई बहुत ही तेजी के साथ उसे ढूंढते हुए उसी की तरफ ही बढ़ रहा है। लेकिन वांग लिन भी वहाँ पे ये जानकर समझ चुका था कि उसका पीछे करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वही जूनियर डिसेबल है जिसकी वांग लिन ने जान बचाई थी। और क्योंकि वांग लिन जानता था कि उसे वहाँ पे उस डिसेबल से कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए वांग लिन जल्दी से वहाँ पे अपने फॉरबिडन फ्लैग का इस्तेमाल करके एक स्पिरिचुअल रिकवरी फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए वहाँ पे उसके अंदर बैठ गया था और उसके अंदर बैठकर अपनी बाज को रिकवर करने लगा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि जियान जोंग भी वहाँ पे वांग लिन का पीछा करते हुए वहाँ पे पहुंच चुका था, जहाँ पे पहुंचने के बाद उसकी नजर सीधा वहाँ पे वांग लिन के ऊपर ही पड़ती है, जो कि अपनी जगह पे बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था। और वांग लिन को वहाँ पे बैठकर इतनी आराम से कल्टीवेट करते हुए देखकर जियान जोंग वहाँ पे वांग लिन से कहता है, सीनियर आपने तो देख ही लिया होगा कि ये सेलेस्टियल केव्स कितनी ज्यादा खतरनाक है, तो उसके बावजूद भी आप यहाँ पे बैठे हुए इतनी आराम से कल्टीवेशन कैसे कर पा रहे हैं। अब जियान जोंग की ये बात सुनकर वांग लिन भी वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए कॉल टून में उससे कहता है कि जब तुम ये बात जानते हो कि ये सेलेस्टियल केव्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो उसके बावजूद भी तुम यहाँ से बाहर निकलने की बजाय मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे क्यों आए हो, जबकि तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए था। अब वांग लिन की ये बात सुनकर जियान जोंग वहाँ पे उसे कहता है, नहीं नहीं माफ करना, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं यहाँ पे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। वैसे तो आप पहले ही सब कुछ देख चुके हैं कि मैं लुओ सोर्ड सेट का डिसेबल नहीं हूँ, मैं बस लुओ सोर्ड सेट की टेक्निक्स और उनके टेस्ट लेने के लिए यहाँ पे आया था। लेकिन मेरे सीनियर डिसेबल ने यहाँ पे मुझे धोखा देने की कोशिश की। और ये कहने के साथ साथ जियान जोंग धीरे धीरे वहाँ पे वांग लिन की तरफ आगे भी बढ़ने लगा था, जो देखकर वांग लिन अचानक से उसे वहाँ पे एक और लुक देते हुए कहता है कि अब अगर तुमने यहाँ पे एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो मुझे मजबूरन यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियान जोंग भी अचानक से ही अपनी जगह पे रुक गया था और वो अपने मन ही मन में वांग लिन के सेंसेस की तारीफ करते हुए कहता है, वैसे तो ये लड़का बस सोल फॉर्मेशन रियलम के इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन इसके सेंसेस और इसके पास मौजूद डिवाइन ट्रेस तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, जो कि इसके औरों को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेडली बना रहे हैं। अगर मुझे मेरे क्लैन ने सेंसेस का पीछा करने वाली टेक्निक ना सिखाई होती तो मुझे डर है कि मैं इसे कभी भी यहाँ पे ढूंढ ना पाता और ना ही मुझे इस बात का एहसास हो पाता कि ये लड़का कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है जो ये दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं है, इवन मुझे तो अब ये भी लगने लगा है कि ये लड़का सोल फॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर है ही नहीं, बल्कि इसने किसी वजह से अपनी ट्रू पावर को छुपा रखा है। इसलिए मैं यहाँ पे इसके साथ फाइट करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ फाइट करने का मतलब होगा अपनी मौत को दावत देना। और यही सोचकर जियान जोंग वहाँ पे स्माइल करते हुए वांग लिन से कहता है, मेरे दोस्त तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हें चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं आया, मैं तो बस तुमसे यहाँ पे ये पूछना चाहता था कि यहाँ पे टोटल 3 तरह के सेलेस्टियल ट्रायर्स मौजूद है। पहले नंबर पे आते हैं जेड सेलेस्टियल ट्रायर, दूसरे नंबर पे आते हैं सेलेस्टियल सोल ट्रायर्स और तीसरे नंबर पे आते हैं गोल्डन आयरन पीस ट्रायर्स। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने यहाँ पे कौन कौन से ट्रायर्स को हासिल किया है। जियान जोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन उसे सीधा सीधा वहाँ पे झूठ बोलते हुए कॉल टोन में कहता है कि मैं वहाँ से एक भी ट्रायर को नहीं ले पाया, क्योंकि वो सेलेस्टियल एनर्जी वॉर्म्स बहुत ही जल्द वहाँ पे वापस आ गए थे, इसलिए मुझे वहाँ से कुछ भी लेने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं थी, क्योंकि वांग लिन ने वहाँ से निकलने से पहले एक जेड सेलेस्टियल ट्रायर को उठा लिया था। और दूसरी तरफ जियान जोंग को भी वांग लिन की इस बात के ऊपर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जियान जोंग इस बारे में डायरेक्ट वांग लिन से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि ये सवाल पूछने के बाद वांग लिन कहीं ऑफेंड ही ना हो जाए, इसलिए वो आगे कुछ ना ही पूछने में अपनी भलाई समझता है। और अपने मन ही मन में वहाँ पे सोचने लगा था कि उन्हें इस पर्सन को मैं अपने साथ मिला लूं और यहाँ पे उन ट्रायर्स को हासिल करने के बाद इसे भी अपने सीनियर डिसेबल की तरह उन सेलेस्टियल एनर्जी वॉर्म्स के सामने फेंक दूंगा, जिसके बाद वो सारे के सारे ट्रायर्स मेरे होंगे और मेरा यहाँ पे आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। और यही सब सोचकर हम देखते हैं कि जियान जोंग के चेहरे के ऊपर एक डेविल स्माइल भी आ चुकी थी, जिसके बाद वो वांग लिन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हुए उससे कहता है, ब्रदर वांग लिन, तीनों तरह के सेलेस्टियल ट्रायर्स बहुत ज्यादा खास होते हैं, जहाँ एक तरफ गोल्डन आयरन पीस के अंदर डिफेंस एनर्जी मौजूद होती है, तो वहीं दूसरी तरफ जेड सेलेस्टियल ट्रायर के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेलेस्टियल एनर्जी मौजूद होती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी कल्टीवेशन में कर सकते हैं। लेकिन मुझे इन दोनों ही ट्रायर से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो यहाँ पे चाहिए सेलेस्टियल सोल ट्रायर, जिसे मैं अकेला तो कभी भी नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी वॉर्म्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है। और मुझे पता है कि तुम भी यहाँ पे उन ट्रायर्स को लेना चाहते होगे, जिसे तुम भी अकेले मेरी तरह से तो कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए क्यों ना हम दोनों यहाँ पे आपस में हाथ मिला ले और मिलकर यहाँ पे उन ट्रायर्स को लेने की कोशिश करें। अब जियान जोंग की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे कोल टोन में उससे कहता है कि भला मैं तुम्हारी क्यों मदद करूंगा, इसमें मेरा क्या फायदा
होगा, जिसपे जियानसोंग भी जवाब देते हुए वांग लिन से कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मुझे बस सेलेस्टियल सोल ट्रायर ही चाहिए, बाकी की दोनों ट्रायर्स को तुम अपने पास रख सकते हो। लेकिन वांग लिन उसे वहाँ पे दोबारा कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे इन तीनों ही सेलेस्टियल ट्रायर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बार बार वांग लिन का ये कोल्ड एटीट्यूड देखकर जियानसोंग को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अपने मन में कहता है, अगर मुझे इस लड़के की ट्रू कल्टीवेशन के बारे में पता चल जाता तो अब तक इसे मैंने जाने कितनी बार खत्म कर चुका होता। ये लड़का बार बार यहाँ पे मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। लेकिन वो वहाँ पे अपने ऊपर काबू पाते हुए वांग लिन से कहता है, तो ब्रदर तुम ही बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो। जिसपे वांग लिन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे चाहते हो कि तुम्हारे लिए उस होल सेलेस्टियल ट्रायर को लेने के लिए मैं यहाँ पे अपनी जान को खतरे में डालूं, और बदले में तुम मुझे बाकी के दोनों सेलेस्टियल ट्रायर्स देना चाहते हो, जो कि ज्यादा खास भी नहीं है। इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी मदद पाने के लिए यहाँ पे मेरे साथ कोई अच्छी डील करनी चाहिए। वांग लिन की ये बात सुनकर जियानसोंग वहाँ पे उससे कहता है, तो फिर तुम ही बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो। जिसपे वांग लिन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि जब तुम अपने सीनियर ब्रदर के साथ यहाँ पे आए थे तो मैंने देखा था कि तुम लोग यहाँ पे अपनी एक बहुत ही ज्यादा खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उन सभी स्पेस पोर्टल्स को पार करते हुए यहाँ तक आ गए थे। अब वांग लिन की ये बात सुनकर जियानसोंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो तुम यहाँ पे हमारी स्पेशल सर्च टेक्निक के बारे में बात कर रहे हो। वो तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, हालांकि वो लुओ सोर्ड सेट की एक स्पेशल टेक्निक है जिसे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर जियानसोंग ने वहाँ पे एक ही झटके के साथ अपनी स्पेशल सर्च टेक्निक को वहाँ पे वांग लिन के हवाले कर दिया था, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा था। अब बस मैं तुमसे एक और चीज चाहता हूँ, तुम्हारे सीनियर ब्रदर के स्टोरेज बैग के अंदर स्पिरिट वॉशिंग पोर्ट मौजूद है, बस तुम मुझे वो दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हो। अब वांग लिन की ये बात सुनकर जियानसोंग वहाँ पे उसे कहता है, ब्रदर वांग लिन अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, आप जानते भी हैं स्पिरिट वॉशिंग पोर्ट कितना ज्यादा खास होता है, और उसी पोर्ट को तो हासिल करने के लिए आज तक मैं लुओ सोर्ड सेट का एक हिस्सा बना हुआ था, इसलिए वो पोर्ट तो मैं तुम्हें यहाँ पे किसी भी हालत में नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम उस सेलेस्टियल ट्रायर को लेने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें स्पिरिट वॉशिंग वुड जरूर दे सकता हूँ, जो कि उसी पोर्ट की तरह ही बहुत ही तेजी के साथ सेलेस्टियल एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। हालांकि इस पोर्ट के जितना तो फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी तेज है। हालांकि ये टायर उस पोर्ट के जितना खास तो नहीं था, लेकिन अभी के लिए ये टायर भी वांग लिन के काफी ज्यादा काम आ सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे जियानसोंग की मदद करने के लिए रेडी हो चुका था, और वांग लिन सीधा वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए जियानसोंग से कहता है, चलो अब मुझे उस केव तक का रास्ता दिखाओ। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियानसोंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, और वो वांग लिन को लेकर जल्दी से वहाँ पे सीधा उस नेस्ट की तरफ ही जाने लगा था। और जब वो दोनों वहाँ पे पहुंचते हैं तो उनकी नजर सीधा वहाँ पे उस सेलेस्टियल बीस्ट के ऊपर ही पड़ती है, जो कि अभी तक भी वहाँ पे अपने सेलेस्टियल ट्रायर्स को गार्ड कर रहा था। जिसे देखकर जियानसोंग वहाँ पे वांग लिन से कहता है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है इसी लेजेंडरी ब्लैक बीस्ट ने ही यहाँ पे उस स्केलेटन को मारा होगा, और उसके बाद उस सेलेस्टियल ट्रायर की एनर्जी को नरेश करते हुए अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ाया होगा, और इसके आसपास जो छोटे छोटे सेलेस्टियल वॉर्म्स मौजूद है वो भी जरूर से इसके बच्चे होंगे, तभी तो वो इसका हर एक कहा मानते हैं। अब जियानसोंग की ये बात सुनकर वांग लिन भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर इन छोटे एनर्जी वॉर्म्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है, और हमें अपने इरादे में कामयाब होने के लिए सबसे पहले इनकी तादाद को कम करना होगा, जिसके लिए जियानसोंग भी मान जाता है। और जियानसोंग डायरेक्ट वहाँ पे प्लान बनाते हुए कहता है कि हम दोनों डायरेक्ट यहाँ पे इनके ऊपर हमला करते हुए जितने ज्यादा हो सके एनर्जी वॉर्म्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे, और अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम दोनों दोबारा उसी जगह पे ही मिलेंगे जहाँ पे भी थोड़ी देर पहले मिले थे। जिसपे वांग लिन भी हाँ में अपना सर हिला देता है, और उसी के साथ साथ वांग लिन ने वहाँ पे उन एनर्जी वॉर्म्स को खत्म करने के लिए अपने थंडर फ्लो को भी बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर तो बेचारे जियानसोंग की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो जाती हैं। लेकिन वांग लिन जल्दी से उसे वापस होश में लाते हुए कहता है कि तुम भी रेडी हो जाओ। अब वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियानसोंग ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी सोर्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहाँ पे उन एनर्जी वॉर्म्स की नेस्ट के ऊपर ही हमला कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था, जो देखकर वो सभी एनर्जी वॉर्म्स वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो वहाँ पे उन दोनों के ऊपर ही हमला करने के लिए बहुत ही तेजी से उनके पीछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जियानसोंग ने वहाँ पे अपनी पॉइजनस रेनबो टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी चपेट में वहाँ पे जो भी एनर्जी वॉर्म आ रहा था वो सीधा वहीं पे खत्म हुए जा रहा था। और इस तरह जियानसोंग ने वहाँ पे अपनी पॉइजनस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में काफी सारे एनर्जी वॉर्म्स को खत्म कर दिया था, और जो एनर्जी वॉर्म्स उस पॉइजनस से बच गए थे उन्हें जियानसोंग वहाँ पे अपनी सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काटने लगा था, और इस तरह जियानसोंग ने वहाँ पे काफी सारे एनर्जी वॉर्म्स को खत्म कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन के थंडर फ्रॉग ने भी वहाँ पे उन एनर्जी वॉर्म्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर एनर्जी वाला अटैक कर दिया था, जिसके रास्ते में जितने भी एनर्जी वॉर्म्स आ रहे थे वो अटैक उन सभी को वहाँ पे राख में बदलता जा रहा था, जो देखकर जियानसोंग वहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे वांग लिन की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारे साथ टीम बनाने का फैसला मेरा बिल्कुल ठीक था, अगर हम दोनों मिलकर इसी तरह से इन एनर्जी वॉर्म्स का खात्मा करते रहे तो बहुत ही जल्द हम दोनों मिलकर इस पूरी केव को साफ कर देंगे। लेकिन अभी बेचारा जियानसोंग वहाँ पे ये सब कहते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक से उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो सभी लोग खुद ब खुद ही वहाँ पे पीछे खिसकने लगे थे। और ये सब हो रहा था वहाँ पे
उस ब्लैक बीस्ट के आने की वजह से। और ऊपर से हम देखते हैं कि उस ब्लैक बीस्ट ने वहाँ पे थंडर फ्रो के थंडर अटैक को भी वहाँ पे अपने मुंह में पकड़ रखा था, जिसे वो वहाँ पे वांग लिन और जियान जोंग को देखते हुए गुस्से से वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे वो उन्हें वहाँ पे अपनी ताकत का नमूना दिखाना चाह रहा हो। और उसी से बचने के लिए वांग लिन ने अपने और अपने बीस्ट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था। लेकिन जब बेचारा जियान जोंग वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है तो उसका प्रोटेक्टिव बैरियर वहाँ पे उस ब्लैक बीस्ट के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता, जिसके चलते उसकी पूरी एक फिंगर भी वहाँ पे कट जाती है, जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में खून निकलने लगा था। और ये देखा जियान जोंग वहाँ पे इतना ज्यादा डर गया था कि वो जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग गया था और भागते हुए वहाँ पे एक अलग ही जगह पे आ पहुंचा था। हालांकि प्लान के मुताबिक तो उसे वहाँ पे सेम उसी जगह पे पहुंचना था जहाँ पे उसकी वांग लिन के साथ पहली बार मुलाकात हुई थी। और ऐसा जियान जोंग वहाँ पे इसलिए कर रहा था कि कहीं वांग लिन उसकी इस हालत का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर ये अटैक करके उसे खत्म ना कर दे। और यही सोचकर जियान जोंग जल्दी से वहाँ पे अपनी जगह पे बैठते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने लगा था और जितना जल्दी हो सके खुद को वहाँ पे हील करने की भी कोशिश करने लगा था, क्योंकि अभी वो वहाँ पे पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था और कोई भी आकर उसे वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ खत्म कर सकता था। और सबसे ज्यादा डर तो उसे वहाँ पे वांग लिन का ही था। और यही सोचकर जियान जोंग ने जल्दी जल्दी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करना शुरू कर दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी वहाँ पे आ पहुंचा था, जिसे देखकर जियान जोंग अपने मन ही मन में काफी ज्यादा घबरा गया था। जबकि वांग लिन वहाँ पे आते साथ ही कोल टून में उससे कहता है कि एग्रीमेंट के मुताबिक तो हम दोनों किसी और जगह पे मिलने वाले थे, पर मुझे लगता है क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी तो इसलिए तुमने यहीं पे रुककर खुद को हील करने का डिसाइड किया, जिसके चलते तुम हमारे एग्रीमेंट को भी भूल गए होगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो तुम यहाँ पे आराम से खुद को हील कर सकते हो। और वांग लिन वहाँ पे उसकी हिफाजत करने के लिए उसके सामने ही बैठ गया था, जबकि बेचारा जियान जोंग तो वहाँ पे वांग लिन की बॉडी के ऊपर किसी चोट के निशान की तलाश करने लगा था। लेकिन जब अच्छी तरह से चेक करने के बाद भी उसे वहाँ पे वांग लिन की बॉडी के ऊपर किसी भी जख्म का निशान दिखाई नहीं देता तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, क्या इसे वहाँ पे उन्हें नजी वॉर्म्स का मुकाबला करते हुए एक चोट भी नहीं आई? ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये लड़का तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर निकला। शुक्र है मैंने इसके साथ पंगा नहीं लिया था। खैर उसके बाद इसी तरह से काफी देर तक अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने के बाद जियान जोंग अपनी जगह पे खड़ा होते हुए वांग लिन से कहता है, चलो सीनियर ब्रदर, हमारे दोबारा उन एनर्जी वॉर्म्स के ऊपर हमला करने का समय आ चुका है और अब की बात तो उस ब्लैक बीस्ट से मुझे अपना पिछली बार का बदला भी लेना है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों दोबारा वहाँ पे उसी नेस्ट के पास आ चुके थे, जहाँ पे आते साथ ही जियान जोंग ने अपने सोड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहाँ पे उस ब्लैक बीस्ट के ऊपर ही हमला कर दिया था, जो देखकर वो ब्लैक बीस्ट भी वहाँ पे गुस्से के साथ अपने एनर्जी वॉर्म्स को लेते हुए उन दोनों के सामने आके खड़ा हो गया था। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जियान जोंग वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। सबसे पहले तो वो वहाँ पे अपने फैन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए एक आइस एट्रीब्यूट वाले स्पिरिचुअल फैन को क्रिएट कर देता है और उसी के साथ साथ जियान जोंग ने वहाँ पे अपनी सोल फॉर्म को भी बाहर निकाल लिया था, जिसने वहाँ पे उस जायंट फैन आर्टिफैक्ट को पकड़ते हुए उस ब्लैक बीस्ट के ऊपर सीधा वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। और जियान जोंग का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे उस ब्लैक बीस्ट के साथ साथ आसपास की पूरी जगह को भी वहाँ पे फ्रीज कर दिया था, जिसपे न सिर्फ वो एनर्जी वॉर्म्स मौजूद थे बल्कि उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उसके खतरनाक अटैक ने वहाँ पे वांग लिन को भी फ्रीज कर दिया था, जो देखकर जियान जोंग वहाँ पे उससे माफी मांगते हुए कहता है, ब्रदर वांग लिन मुझे माफ कर देना, मेरे इस अटैक को चलने के बाद आसपास मौजूद हर एक चीज 10 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, जिसके चलते तुम भी यहाँ पे फ्रीज हो चुके हो। पर तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द इस मौके का फायदा उठाकर उस सेलेस्टियल टायर को लेकर आता हूँ और उसके बाद वापस आते हुए तुम्हें भी यहाँ पे बचा लूंगा। और ये कहकर जियान जोंग वहाँ पे अपने सोड आर्टिफैक्ट के साथ बहुत ही तेजी से उसी सेलेस्टियल टायर को लेने के लिए निकल गया था, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे कोल टून में उससे कहता है कि तुम्हें भला उस सेलेस्टियल टायर को लेने की इतनी ज्यादा जल्दी भी क्या है? अभी तक तो तुमने हमारी डील के मुताबिक मुझे वो स्पिरिट वॉशिंग वुड भी नहीं दिया, जिसे दिए बगैर तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और ये कहकर वांग लिन ने वहाँ पे अपने डेथ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ खुद को वहाँ पे अनफ्रीज कर लिया था, जो देखा तो जियान जोंग वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो गया था। वो अपने मन ही मन में कहता है कि मैं इस पर्सन के साथ पंगा नहीं ले सकता। और यही सोचकर जियान जोंग ने वहाँ पे जल्दी से उस स्पिरिट वॉशिंग वुड को सीधा वहाँ पे वांग लिन की तरफ ही बढ़ा दिया था, जिसे देने के बाद वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उस सेलेस्टियल टायर को लेने के लिए उसी केव में चला गया था। और वांग लिन भी वहाँ पे उस टायर को अपने पास रखने के बाद जियान जोंग के साथ ही वहाँ पे उसी सेलेस्टियल टायर वाली जगह पे आ गया था, क्योंकि डील के मुताबिक बाकी के दोनों सेलेस्टियल टायर्स वहाँ पे वांग लिन के होने वाले थे, लेकिन उन दोनों के ऊपर भी वहाँ पे बैन फॉर्मेशन लगी हुई थी। और ऊपर से जियान जोंग भी वांग लिन को ज्यादा भरोसे के काबिल नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने वांग लिन को धोखा देने की अपनी पूरी कोशिश की थी। और अगर अभी के लिए वांग लिन वहाँ पे जियान जोंग के ऊपर अटैक कर देता तो वो ब्लैक बीस्ट और उसके एनर्जी वॉर्म्स भी वहाँ पे अनफ्रीज हो जाते और ये खतरा अभी के लिए वांग लिन वहाँ पे मोल नहीं ले सकता था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान जोंग ने तो जल्दी से वहाँ पे अपने एक जेट टोकन को बाहर निकालते हुए उस सेलेस्टियल सोल टायर के ऊपर लगी हुई बैन फॉर्मेशन को वहाँ पे तोड़ना शुरू कर दिया था, जो देखकर वांग लिन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। इसलिए वो भी वहाँ पे उस गोल्डन आयरन पीस को लेने के लिए उसके ऊपर लगी हुई बैन फॉर्मेशन को वहाँ पे हटाने की कोशिश करने लगा था। तो देखकर जियान जोंग अपने मन ही मन में वांग लिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये बेवकूफ लड़का ये नहीं जानता कि ये एक सेलेस्टियल बैन फॉर्मेशन है, जिसे सिर्फ एक खास जेट टोकन की मदद से खोला जा सकता है। शुक्र है मेरे क्लाइंट ने मुझे पहले से ही
वो जेट टोकन दे रखा था, जिसके चलते मैं यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ इस बैन फॉर्मेशन को यहाँ पे हटा दूंगा, जबकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़का यहाँ पे ऐसा कुछ भी कर पाएगा। लेकिन वो बेवकूफ कहाँ जानता था कि वांग लिन जितने ज्यादा फॉर्मेशन के ऊपर मास्टरी हासिल कर चुका है, उसके सामने ये सेलेस्टियल बैन फॉर्मेशन भी कोई चीज नहीं है। और इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस सेलेस्टियल बैन फॉर्मेशन के बहुत ही ज्यादा क्लोज जाते हुए उसे कुछ सेकंड्स के अंदर ही वहाँ पे तोड़ दिया था। और वांग लिन को वहाँ पे इतनी आसानी के साथ उस बैन फॉर्मेशन को तोड़ते हुए देखकर तो बेचारे जियानजोंग को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके पास मौजूद जेट टोकन ही उस सेलेस्टियल बैन फॉर्मेशन को खोलने की चाबी था। लेकिन वांग लिन ने तो वहाँ पे उस जेट टोकन के बगैर ही बहुत ही आसानी के साथ उस बैन फॉर्मेशन को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और अपने सेलेस्टियल गोल्डन आयरन पीस को लेने के बाद बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से वापस भी जाने लगा था, क्योंकि उनकी डील पूरी जो हो चुकी थी। और ऊपर से वांग लिन को वहाँ पे इस बात का भी एहसास हो गया था कि वो ब्लैक बीस्ट भी बहुत जल्द आजाद होने वाला है। और वांग लिन का ये कहना ठीक भी था, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे उस ब्लैक बीस्ट ने खुद को वहाँ पे आजाद करवाना शुरू कर दिया था। और खुद को आजाद करवाने के बाद वो ब्लैक बीस्ट धीरे धीरे वहाँ पे अपने एनर्जी वर्म्स को भी अनफ्रीज करने लगा था। और जैसे ही बेचारे जियानजोंग को वहाँ पे इस बात का एहसास होता है, तो वो भी वहाँ पे घबराते हुए अपने मन में कहता है कि ये इतनी जल्दी अनफ्रीज कैसे हो गए। मेरे उस ट्रायल के मुताबिक तो इन्हें अगले 10 सेकंड तक इसी तरह से फ्रीज रहना था, लेकिन इन्होंने तो 8 सेकंड के अंदर अंदर ही खुद को अनफ्रीज कर लिया। पर ऐसा भला कैसे हो सकता है? ऐसा तो आज तक कभी भी नहीं हुआ कि मेरे ट्रायल ने काम ना किया हो। और ये कहते हुए जियानजोंग को अचानक से ही वहाँ पे वांग लिन की याद आती है, जब उसने अपनी डेथ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहाँ पे आजाद करवाया था। तो उस समय जियानजोंग के ट्रायल की पावर भी कम हो गई थी, इसलिए वो 8 सेकंड के अंदर ही अनफ्रीज हो गए। और ये पता चलते ही जियानजोंग को वहाँ पे अपने मन ही मन में वांग लिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वो ब्लैक बीस्ट भी अपनी एनर्जी वर्म्स के साथ वहाँ पे पहुंच चुका था, जबकि जियानजोंग अभी तक भी वहाँ पे उस बैन फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाया था। इसलिए जियानजोंग जल्दबाजी में ऐसे ही वहाँ पे उस सोल ट्रायल को लेने की कोशिश करता है, लेकिन उस बैन फॉर्मेशन ने वहाँ पे उसके ऊपर काउंटर अटैक करते हुए उसके पूरे एक हाथ को ही वहाँ पे काट दिया था। और ऊपर से उस ब्लास्ट की वजह से जियानजोंग उड़ते हुए सीधा वहाँ पे उस ब्लैक बीस्ट के मुंह में गिरने लगा था, जो देखकर जियानजोंग ने भी अब वहाँ पे पूरी तरह से अपनी हार मान ली थी। लेकिन तभी अचानक ही जियानजोंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि अगर यहाँ पे मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है तो मैं यहाँ पे अकेला नहीं मरूंगा, मैं तुम सभी को भी अपने साथ लेके मरूंगा। और ये कहते हुए जियानजोंग ने वहाँ पे गुस्से से खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा और खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है। और इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि इसका इम्पैक्ट पूरे लेजेंडरी मैंशन बीस्ट के ऊपर हो रहा था। और देखते ही देखते उसकी एनर्जी वहाँ पे वांग लिन तक भी पहुंच चुकी थी। और अगर ये एनर्जी वहाँ पे वांग लिन के साथ टकरा जाती तो वांग लिन का खेल भी वहाँ पे खत्म हो जाता। इसलिए वांग लिन जल्दी से वहाँ पे अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकालते हुए उस एनर्जी को वहाँ पे रोकने की कोशिश करने लगा था। और वांग लिन ने वहाँ पे अपने फॉरबिडन फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए उस एनर्जी ब्लास्ट को तो वहाँ पे रोक लिया था। लेकिन उस खतरनाक ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वो पूरा लेजेंडरी बीस्ट मैंशन ही वहाँ पे टूटने लगा था। और उसी के साथ साथ जैसे जैसे वांग लिन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि उन छोटे छोटे स्पेस क्रैक्स ने भी ओपन होना शुरू कर दिया था, जिनसे वांग लिन वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बचते हुए भाग रहा था। जो देखकर लिंगजू भी वहाँ पे घबराते हुए वांग लिन से कहता है, मास्टर हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये पूरी जगह अब तबाह होने वाली है। लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एरे की तरफ बढ़ने लगा था। और उसने दूर से ही वहाँ पे अपने गोड स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे एक्टिवेट भी कर दिया था। और अभी वांग लिन वहाँ पे उस फॉर्मेशन के पास पहुंचा ही था कि तभी एक एनर्जी वेव आकर उसके साथ टकरा जाती है, जिसने वांग लिन को सीधा वहाँ पे उस फॉर्मेशन एरे के अंदर ही ढकेल दिया था। और वांग लिन भी इस मौके का फायदा उठाकर खुद को टेलीपोर्ट करते हुए वहाँ पे अगले फ्रेगमेंट वाले एरिया में आ चुका था, जहाँ पे आने के बाद वांग लिन को अपने सामने काफी सारे कल्टीवेटर्स दिखाई देते हैं, जो कि वांग लिन की इंजर्ड हो चुकी हालत का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर हमला भी कर सकते थे। इसलिए वांग लिन ने वहाँ पे उन कल्टीवेटर से बचने के लिए हजारों की तादाद में अपनी वर्निंग सोल्स को भी वहाँ पे समन कर लिया था। और इसी खतरनाक सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।